परम आदरणीय भिड़े गुरुजी, राव साहब देसाई, सांसद श्री आनंद गीते जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, विपक्ष के नेता श्री विनोद तावड़े जी, मंच पर बैठे हुए सभी महानुभाव और इस महान परंपरा को जीवित रखने के लिए एक तपस्वी के नाते जो जुड़े हैं, वैसे सभी उपस्थित महानुभाव, छत्रपती शिवरायांचा त्रिवार जय जयकार। इथे आमदार आहे, खासदार आहे आणि माझ्यासारखा कामदार सुद्धा आहे। मैं भिड़े गुरुजी का बहुत आभारी हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया था, उन्होंने मुझे हुक्म किया था। और आप लोग आदी हैं भिड़े गुरुजी के हुक्म सुनने के और पालन करने के। मैं भिड़े गुरुजी को बहुत सालों से जानता हूं और हम जब समाज जीवन के लिए कार्य करने के संस्कार प्राप्त करते थे तो हमारे सामने भिड़े गुरुजी का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता था। उनकी सादगी, उनका कठोर परिश्रम, ध्येय के प्रति समर्पण और अनुशासन शब्दों में नहीं, जीवन में। अगर कोई भिड़े गुरुजी को बस में मिल जाए, रेलवे के डिब्बे में मिल जाए तो कल्पना नहीं कर सकता कितने बड़े महापुरुष हैं, कितने बड़े तपस्वी हैं, अंदाज नहीं कर सकता है। मंच पर बैठने के लिए भी तैयार नहीं है, नीचे जाके बैठ गए। मेरा मन करता था मैं आग्रह करूं, लेकिन पता नहीं वो मेरे आग्रह को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मेरे मीडिया के मित्रों को शायद पता नहीं होगा, ये न्यूक्लियर फिजिक्स में मास्टर एंड गोल्ड मेडलिस्ट रहे। लेकिन ऐसे तपस्वी लोगों का चेहरा टीवी पर नहीं दिखाई देता है। उनके त्याग, उनकी सादगी, उसकी चर्चा हमारे देश में पता नहीं कब होगी, मैं नहीं जानता हूं। और वे ये तपस्या कैमरा वालों को बुला करके नहीं करते हैं, वे इन आदर्शों को जीते हैं। और जब निकट जाते हैं तो पता चलता है कि इतना बड़ा त्याग, वन लाइफ वन मिशन। और मैं भिड़े गुरुजी के आदेश का पालन न करूं, ये कैसे संभव हो सकता है। उनकी तपस्या में, उनके शब्दों में वो ताकत है कि जिसके कारण
मेरे जैसे अनेक लोग हैं जो उनके प्रति हमेशा नतमस्तक होते हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है, और दुर्भाग्य ये रहा है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी भारत का सच्चा इतिहास हम तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। अंग्रेजों ने जो षड्यंत्र के तहत इतिहास को रंग रूप देने की कोशिश की, गुलामी मानसिकता को पनपाने का प्रयास किया, आजादी के बाद हम लोग भी उसी को खाद पानी देते रहे। और ऐसी स्थिति में इतिहास को जीने का प्रयास करते रहना, इतिहास से प्रेरणा लेते रहना, भावी इतिहास निर्माण के सपनों को संजोते रहना, ये काम छोटा नहीं है। और ये काम निरंतर रूप से इस पवित्र भूमि पर चल रहा है, आप लोगों के प्रयासों के माध्यम से चल रहा है। आज हिंदुस्तान में छत्रपति शिवाजी महाराज के संबंध में किसी भी कोने में जाकर के पूछो तो मन मस्तिष्क पर एक ही तस्वीर सामने आती है। घोड़े पे सवार है, हाथ में तलवार है, युद्ध की मुद्रा है। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज का यही एक रूप था क्या? एक विराट रूप को, विराट व्यक्तित्व को युद्ध की घटनाओं तक सीमित कर दिया गया। और ज्यादातर तो आक्रांताओं के संदर्भ में ही छत्रपति शिवाजी को प्रस्तुत किया गया। अगर हम महात्मा गांधी को सिर्फ अंग्रेजों के साथ संघर्ष इसी एक पहलू के आधार पर महात्मा गांधी का मूल्यांकन करेंगे तो गांधी का सबसे बड़ा अन्याय होगा। उन्होंने समाजोद्धार के लिए कितने पहलू, कितने छोटे मोटे इनिशिएटिव लिए थे। उसमें एक अंग्रेजों के साथ संघर्ष का भी था। हम प्रभु रामचंद्र जी को सिर्फ रावण के साथ युद्ध इसी एक छोटे से हिस्से को लेकर के देखेंगे तो पूर्ण पुरुषोत्तम राम न इसको हम समझ पाएंगे, न उससे प्रेरणा ले पाएंगे। कितना व्यापक व्यक्तित्व था, विराट व्यक्तित्व था। अगर हम कृष्ण भगवान को सिर्फ कंस के साथ लड़ाई, कंस को कैसे मारा, उसी एक छोटे रूप से कृष्ण को देखने जाएंगे तो शायद हम ही कृष्ण के साथ अन्याय कर देंगे। उसी प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज को भी हम
घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार, युद्ध की मुद्रा, इसी एक सीमित रूप में देखते रहेंगे तो शायद हम छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो उज्जवल परंपराओं का निर्माण किया था, न उसको समझ पाएंगे, न उसके कदमों पर चल पाएंगे। और इसलिए महाराष्ट्र में एक उत्तम परंपरा रही है, अनेक शिव शाहिर हुए हैं। बाबा साहब पुरंदरे जैसे महानुभावों ने बहुत बड़ी परंपरा खड़ी की है, और उसके कारण शिवाजी महाराज के जीवन के अनेक पहलू आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक निरंतर प्रयास चल रहा है, और मैं मानता हूं ये उत्तम प्रयास है। हमारे देश में महापुरुषों के जीवन की तरफ नजर करें, राष्ट्र देवताओं की तरफ नजर करें, तो एक बात उजागर के आती है। श्री कृष्ण का जीवन देखें तो गाय चराने वाले ग्वालों के बिना कृष्ण अधूरे लगते हैं। उनकी पूरी जीवन यात्रा में उन छोटे छोटे ग्वालों का उनकी पूरी यात्रा में जुड़ना एक अटूट हिस्सा था। प्रभु रामचंद्र जी का जीवन को देखें तो उसमें भी छोटे छोटे आदिवासी लोग, जामूवंत की सारी परंपरा, उनके बिना वानर सेना के बिना प्रभु राम अधूरे लगते हैं। उसी प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज छोटे छोटे मावड़ों के बिना छत्रपति शिवाजी महाराज भी अधूरे लगेंगे। छोटे छोटे लोगों को साथ रख करके, उनमें कौवत भर के, कौशल्य भर के, उनके भीतर की मानवीय शक्तियों को जगा करके एक महान लक्ष्य के लिए जोड़ने का पवित्र काम ये महापुरुषों की परंपरा रही है। उसमें एक शिरमोर नाम रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज का। मैं स्पष्ट शब्दों में मानता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज भारत की स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ये देश को गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उस कालखंड में जो माध्यम थे, जो व्यवस्थाएं थी, जो तौर तरीके थे, उसको उन्होंने अपनाया था। लेकिन सत्ता नशीन होने की लड़ाई नहीं थी, राजपाट पाने की लड़ाई नहीं थी। इस महान भारत मां को गुलामी से मुक्ति दिलाने का एक भगीरथ प्रयास था। लेकिन साथ साथ आजाद भारत हो तो उसकी नींव कैसी हो, उसकी संस्कृति कैसी हो, उसकी परंपराएं कैसी हो, उसका एक मॉडल भी इसी धरती पर से उन्होंने प्रस्तुत किया था। इसी धरती से उन्होंने राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला क्या हो उसको 350 साल पहले उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया था। कल 6 जनवरी है। मैं भी रास्ते में आ रहा था तो एक अखबार में एक आर्टिकल पर मेरी नजर गई। 350 साल पहले 6 जनवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज सूरत पधारे थे। इतिहास ने कितना बड़ा न्याय किया है छत्रपति जी के प्रति। लिख दिया, सूरज को लूट दिया। भाइयों बहनों,
छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत आने का कष्ट इसलिए किया था कि उनको जानकारी मिली कि औरंगजेब अपना सारा खजाना सूरत में जमा कर रहा है। शाहिस्त खान उस खजाने को संभाल रहा है। और छत्रपति शिवाजी महाराज को लगता था कि अगर हिंदवी स्वराज की स्थापना करनी है तो ये जो लुटेरों ने धन लूटा है उसी को ला करके उसी के पैसों का उपयोग करते हुए मैं हिंदवी स्वराज की स्थापना करूंगा। और भाइयों बहनों, अगर स्थानीय लोगों का सहयोग नहीं होता, समर्थन न होता, तो ये काम संभव नहीं होता। मैं इतिहासज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूं कि सूरत के उस जमाने के लोग होंगे जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को जानकारियां दी होगी। सूरत के उस जमाने के लोग होंगे जिन्होंने वहां आने के रास्ते तय करके दिखाए होंगे। सूरत के उस जमाने के लोग होंगे जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के लोगों को रखने का, छुपाने का प्रबंध किया होगा, उनके खान पान की चिंता की होगी। सब प्रकार का जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट सूरत के उस युग के नागरिकों ने दिया होगा। और तब जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के खजाने पर कब्जा कर पाए होंगे। और इसलिए यह शब्द प्रयोग करना कि सूरत लूटने आए थे, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का घोर अपमान है। ये विकृत इतिहासकारों की देन है। ऐसे शब्दों ने ही इतिहास के प्रति हमारा जो स्वाभिमान होना चाहिए, गौरव होना चाहिए, इसके प्रति कुछ न कुछ नए भाव पैदा ऐसी स्थिति बनाई है। भाइयों बहनों, मेरे लिए सौभाग्य के पल है छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के पास बैठ करके मेरे मन में जो विचार आया, मुझे आने में देरी इसलिए हुई कि मैं काफी देर वहां जाकर के बैठा रहा। मन वहां बैठने का लग गया, भाव से कुछ अनुभूति हो रही थी। और मैं मानता हूं कि सिर्फ राज कारोबार चलाने की एक वहीवटी व्यवस्था का जगह नहीं है। यह जगह सिर्फ दुश्मनों को परास्त करने के लिए युद्ध का सुरक्षित स्थान है, ऐसा सीमित अर्थ में नहीं करता हूं। मैं मानता हूं इस भूमि पर 350 साढ़े 350 साल के कालखंड में एक एक इंच धरती पर दिव्य भारत के, भव्य भारत के सपने बोए गए हैं। यहां की धरती वो बोए हुए सपने पुकार रहे हैं कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिव्य भारत के, भव्य भारत के सपने संजोए थे, जीवन पर्यंत उसके लिए वो संघर्ष करते रहे, प्रयास करते रहे, सुधार करते रहे, वो सपने आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज के शुभ हस्तों से बोए हुए हैं। हम सबका संकल्प होना चाहिए, यहां की मिट्टी को नमन करते हुए हम सबका सपना होना चाहिए कि दिव्य भारत बने, भव्य भारत बने, यहां कोई दुखी ना हो,
यहां कोई बेरोजगार ना हो, यहां का किसान आत्महत्या के लिए मजबूर ना हो, यहां का नौजवान रोजी रोटी के लिए भटकता ना हो, यहां का हर देशवासी सम्मान के साथ आंख ऊंची करके दुनिया के सामने सर उठाकर खड़ा रहने का सामर्थ्य रखता हो, ऐसा दिव्य भव्य भारत बनाने का सपना यहां बोया हुआ है। हम लोगों का दायित्व बनता है कि हमारे पसीने से, हमारी जीवन साधना से उन सपनों को पल्लवित करना है और इन सपनों को पूरा करने का प्रयास यहां से हो। विदेशी लेखकों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए भले ही कुछ कहा हो, लेकिन हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हिंदुस्तान की कोई भाषा ऐसी नहीं होगी, हिंदुस्तान के लब्ध प्रतिष्ठित कोई लिखने पढ़ने वाले नहीं होंगे जिन्होंने अपने अपने कालखंड में शिवाजी महाराज को स्मरण न किया, उनके लिए कुछ लिखा न हो। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। देश के महाराज के संबंध में कुछ न कुछ लिखा गया है, कुछ न कुछ कहा गया है। अगर वो एक छोटे से रजवाड़े के राजा होते तो क्या कारण था कि बंगाल में भी लिखा जाता, दक्षिण में भी लिखा जाता, उत्तर में भी लिखा जाता, पश्चिम में भी लिखा जाता? क्या कारण? वे सिर्फ किसी रजवाड़े के मालिक नहीं थे, वे स्वतंत्र आंदोलन की प्रेरणा मूर्ति थे, एक तपस्वी थे। और उस रूप में आज भी अगर हम देखें वीर सावरकर जी हिंदू पातशाही के नाम पर उस सारी घटनाओं का स्मरण कराते हैं। रविंद्रनाथ जी टैगोर शिवाजी उत्सव की बात करते हैं। लाला लाजपत राय छत्रपति शिवाजी लिखते हैं। वामनराव मुकादम। और मैं जब छोटा था लाइब्रेरी में जाने की आदत थी, तो मेरे गांव की लाइब्रेरी में मैंने पहली किताब जो देखी छत्रपति शिवाजी महाराज की, वो गुजराती में वामन मुकादम जी की लिखी हुई थी। और गुजरात में तो आज भी लोरी जो गाई जाती है, हालरडू के गुजरात में, वो झवेरचंद मेघाणी जी ने जीजा माता को शिवाजी का जन्म हुआ और जो कालखंड है उसका पूरा गीत आज भी गुजरात के घरों में गाया जाता है। हमारे यहां लोक संगीत का कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं होता है कि जो जीजा माता और शिवाजी को याद किए बिना पूरा होता हो। ये परंपरा आज भी है। महर्षि अरविंद ने भवानी मंदिर लिखा, छत्रपति शिवाजी महाराज की उस तलवार की वर्णन उसमें है। इतिहासकार जदुनाथ सरकार उन्होंने लिखा। कवि भूषण ने शिव बामनी लिखी। हमारे कवि उमाशंकर जोशी बड़े रुजु कवि थे, उन्होंने गुजराती में शिवनेरी डूंगर के ऊपर लिखा। भाइयों बहनों, उस महापुरुष के जीवन की छाया किस किस रूप में कहां कहां पल्लवित हुई होगी, जिसके कारण हिंदुस्तान के साहित्यिक जीवन में, हिंदुस्तान के ऐतिहासिक जीवन में आज भी अपने अपने तरीके से प्रयास होकर के नव पीढ़ी को प्रेरणा देने का प्रयास होता रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज को युद्ध के मैदान के रूप में उनके काम को देखना एक विषय है, लेकिन अगर आज गुड गवर्नेंस की चर्चा होती है, सुराज की चर्चा होती है, तो सुशासन की अपेक्षा की भी चर्चा होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज का ह्यूमन मैनेजमेंट देखिए, यही तो मामले थे जिनसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में लगाते थे, कृषि के काम में लगाते थे, और जब युद्ध आता था तो वहीं से उठा करके युद्ध के मैदान में ले जाते थे। यानी ह्यूमन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन,
शायद आज के आधुनिक मैनेजमेंट गुरु भी नहीं कर सकते जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। ये भूमि, अकाल आज आ रहा नहीं, अकाल की स्थिति तब भी थी, पानी का संकट तब भी था। किसानों को पानी पहुंचाने के लिए इरिगेशन की पूरी कल्पना आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज के कालखंड के अवशेष आज भी मौजूद है। और जब अकाल आए तो लोग भूखा न मरे। और अकाल में भी मानव शक्ति का रचनात्मक उपयोग हो, और इसके लिए अकाल पीड़ितों को सिर्फ बांटना नहीं, उनको कार्य में जोड़ना, कार्य से निर्माण कार्य करना और उनकी रोजी रोटी का प्रबंध करना, उनका पेट भरने का प्रबंध करना, अकाल के समय शासन के द्वारा व्यवस्थाएं विकसित हो, ये कंसेप्ट आज भी चल रहा है। लेकिन उसका प्रारंभ छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। आप छत्रपति शिवाजी महाराज की दीर्घ दृष्टि देखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज को पूरा पता था कि सामुद्रिक शक्ति के बिना विश्व के साथ हम जुड़ नहीं सकते हैं। विश्व में जिस प्रकार के और स्थान पर लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसके सामने अगर हमें टिकना है, हमें आगे बढ़ना है, विश्व में हमारा प्रभुत्व बढ़ाना है, तो हमने सामुद्रिक शक्ति पर बल देना पड़ेगा। और भारत में नेवी को प्राधान्य देने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज के माध्यम से हुआ। और वो सिर्फ सुरक्षा के हेतु से हुआ था ऐसा नहीं। विश्व व्यापार में जाने वाले भारतीय व्यापारियों को, उनके जहाजों को एक नया विश्वास पैदा हो, दुनिया में जाने का सामर्थ्य बढ़े, उसके लिए एक व्यापारिक दृष्टिकोण भी उनके अंदर था। और उस अर्थ में छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक बहुत ही दीर्घ दृष्टि के साथ सुशासन की नींव डालने का प्रयास किया था। और वो जानते थे कि सिर्फ गुलामी से मुक्ति ये मकसद नहीं हो सकता। स्वाभिमान, गौरव, आत्मशक्ति से समाज खड़ा हो, ऐसा राष्ट्र का निर्माण हो, ऐसी जन जन के विश्वास की शक्ति पैदा हो, उसके लिए वो निरंतर प्रयास करते रहे थे। और उस अर्थ में छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर के उन्होंने जो सपने बोए हैं, दिव्य भारत, भव्य भारत, और सच्चे अर्थ में सर्वपंथ समभाव, इस महान परंपरा को छत्रपति शिवाजी महाराज ने जी करके दिखाया था। इस पवित्र भूमि को हम प्रणाम करें, उस महापुरुष की समाधि को नमस्कार करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि परमात्मा हम सबको शक्ति दे और हमारा भारत दुख और दारिद्र्य से मुक्त हो, हमारा भारत कुशासन से मुक्त होकर के सुशासन के मार्ग पर सदृढ़ बने, हमारा भारत विश्व को कुछ देने की ताकतवर बने। संकटों से घिरी हुई मानव जात को कुछ देने का सामर्थ्य इस धरती में है, उसके पहले इस धरती में सामर्थ्य आए। इस प्रकार के आशीर्वाद इस पवित्र धरती से मिले, छत्रपति शिवाजी महाराज से मिले, जीजा माता से मिले, उस महान परंपरा से मिले, इतिहास के उन पन्नों से मिले, मिट्टी के एक कण-कण से मिले। इस भाव को लेकर के हम आगे बढ़े। इसी एक अपेक्षा के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की उस महान परंपरा को प्रणाम करते हुए हिंदवी स्वराज की स्थापना, गुलामी से मुक्ति, सुशासन की ओर मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास, उन सबको नमन करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। फिर एक बार भिड़े गुरु जी को प्रणाम करते हुए, मैं उनका धन्यवाद करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।